साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हंगामा मचा हुआ है। कोलकाता में कल वह ईडी की छापेमारी हुई, वहां पर आईपैक के दफ्तर में, उसके डायरेक्टर के घर पर, और ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई। और आज गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और सांसदों ने प्रदर्शन किया, वहां धरने पर बैठे। हालांकि वहां से पुलिस उन सबको उठा ले गई, लेकिन इसे लेकर अब एक नई लड़ाई छिड़ गई है जांच एजेंसियों के खिलाफ। और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर जांच एजेंसियां इस तरीके से चुनावी राज्य में कार्रवाई कर रही हैं, जहां पर वो सबसे बड़ा आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तमाम जो गोपनीय दस्तावेज है, उनके चुनाव की रणनीति से संबंधित दस्तावेज है, उनको इकट्ठा करने का काम कर रही है, उनको जब्त करने का काम कर रही है ईडी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। तो इसको लेकर जबरदस्त हंगामा बचा हुआ है। इस समय आज सुबह ही यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं सांसदों की तस्वीरें हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे और काफी देर तक धरने पर भी बैठे रहे। बाद में उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको वहां से उठा ले गई। इसको देखते हैं और किस तरीके से महुआ मोइत्रा को ले जा रही है पुलिस। कई सांसदों को, महिला सांसद भी उसमें शामिल है, उनको किस तरीके से घसीटते हुए पुलिस ने वहां से हटाया है। एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर कि वहां किस तरह से प्रदर्शनकारी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उनको कैसे घसीटते हुए पुलिस ले गई है। शेम शेम अमित शाह हाय हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से पुलिस घसीट रही है वहां पर महिला सांसदों को भी। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और अपनी उस तस्वीर को भी पोस्ट किया है, उसमें जिस तरह से उनको पुलिस वालों ने घसीटा है, दिल्ली पुलिस ने। देखते हैं क्या लिखा है महुआ मोइत्रा ने और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। और जिस ये पुलिस ले रही है, शेमलेस अमित शाह, उनको इस तरीके से संबोधित किया है कि कैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। शेमलेस अमित शाह यूजिंग दिल्ली पुलिस टू ड्रैग अस अवे फ्रॉम पीसफुल प्रोटेस्ट एट होम मिनिस्ट्री। वहां गृह मंत्रालय के बाहर ये प्रदर्शन उनका हो रहा है, लेकिन वहां से कैसे पुलिस घसीटती हुई ले जा रही है, उस विजुअल को भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। तो ये पूरा हंगामा अमलेंदु जी, कल ही जिस तरीके से दिखाई पड़ा कि वहां ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और आरोप लगाया, हालांकि वो कुछ फाइलें वहां से उठा लाई, ये जो कहा जा रहा है कि ये वो दस्तावेज है जो उनकी पार्टी से संबंधित है, जो आईपैक के दफ्तर में थे, या कुछ डेटा है। हालांकि तब फिर भी उन्होंने कहा कि जरूरी चीजें बहुत सारे वो जब्त कर ले गई है ईडी के अधिकारी। हाँ, ईडी के अधिकारी जब्त कर ले गए। ये उन्होंने आरोप लगाया, कुछ कागजात वो अपने ले आई, बताया कि हार्ड डिस्क और क्या क्या चीजें वो सब ले गई हैं, और अमित शाह जो इसको करा रहे हैं। लेकिन समीर जी, जो शर्मनाक है और बेहद शर्मनाक है वो ये है कि एक तो सांसदों के साथ पुलिस का इस तरीके का व्यवहार, और सिर्फ इतना व्यवहार ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि महिला सांसद को किस तरीके से पुरुष पुलिस वाले जो है वो घसीट रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ये कहाँ हो रहा है? अमित शाह के घर के बाहर, अमित शाह के दफ्तर के बाहर जी। तो इसीलिए जो है वो कहा यह जा रहा है कि साहब उनके दफ्तर के बाहर जो है और उनके दफ्तर के अंदर जो है काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। क्योंकि कल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि अब क्या अगर हमारी पुलिस भी बीजेपी के दफ्तर पर इस तरह की छापा मारे तो क्या होगा, तो हलचल ये बढ़ गई है कहीं ममता बनर्जी अपनी पुलिस से जो है बीजेपी के दफ्तर पर कोलकाता में छापा ना जलवा दी, और वहाँ जो बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है वो फिर हो सकता है संकट में आ जाए। आप वहाँ जेपी नड्डा ठहरे हुए जिस होटल में, वहाँ छापा ना डाल दे वहाँ की पुलिस। तो ये सारी चीजें भी हो रही है, यानी ये एक संघर्ष जो है जिसके अधिकार क्षेत्र में जो है वो करे, इसका मतलब यही हो गया। बिल्कुल सीधे सीधे आप टकराव को एक तरीके से आमंत्रण दे रहे हैं कि अगर ईडी इस तरीके की कार्रवाई करेगी, हालांकि ये कहा है कि जांच एजेंसी है वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसी क्या कार्रवाई कर रही है, सवाल ये है। वहां पर जहां चुनाव है, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, विपक्षी दलों के नेताओं से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, उनसे जुड़े हुए संस्थानों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, जो से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ क्या काम करें। और महत्वपूर्ण बात समीर यहाँ ये भी है कि भाई अगर 5 साल पुराना कोई केस था तो आपको चुनाव के समय ही याद क्यों आती है 5 साल पुराने केस में, 25 साल पुराने केसेस में। हाँ 5 साल तक आप क्या कर रहे थे? अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बिल्कुल कोई हवाला के जरिए पैसा जा रहा था, तो 5 साल तक आप खामोश बैठे रहे। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, इसका मतलब
5 साल तक अगर आप खामोश बैठे रहिए, हाँ। संस्था जो है और हवाला के जरिए पैसे का लेन देन होता है, तो ये तो देश के साथ गद्दारी हुई। जी। तो जितने अफसर हैं 5 साल में सबको जो है निलंबित किया जाना चाहिए, उनके मुकदमे कायम हो और उनकी सैलरी से जो है भरपाई की जाए, अगर वास्तव में कोई हवाला का केस हो रहा था इस तरीके का। तो ये इसकी टाइमिंग को लेकर जो बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर और जिस तरीके से यहाँ टारगेटेड वे में काम होता है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी नेताओं से जुड़े लोगों के खिलाफ, इस वजह से ईडी और जो सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स हो, इस ये जो जांच एजेंसियां हैं इनके खिलाफ इनकी जो निष्ठा है और इनकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठते हैं। और ये प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। कई सांसदों को, तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया, उनको वहां पर दिल्ली पुलिस ले आई, थाने ले आई और संसद मार्ग थाना जो है उसके बाद वहां भी प्रदर्शन जारी रहा। और क्या कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद, उनको सुन लेते हैं। किस तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों को जबरन पुलिस वाले वहां घसीट कर ले गए। अभी हम लोगों ने देखी भी, तस्वीरें देखी, सुन लेते हैं कीर्ति आजाद को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से पुलिस उनको वहां से जबरन उठाकर ले जा रही है। वहां धरने पर बैठे थे और ये डेरेक ओब्रायन दिखाई पड़ रहे हैं, कई नेता वहां पर हैं, तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसद वहां दिखाई पड़ रहे हैं और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में भी, कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, कल भी प्रदर्शन हुए हैं। और इसका पूरा ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है इस ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लेकिन सबसे इसका जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का टकराव सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है और इसकी वजह बन रही है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ऐन चुनाव के वक्त वहां पर पहुंचती है और उन जगहों पर छापेमारी करती है जो तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियान को देखने वाली संस्था है। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे दस्तावेज है, बहुत सारी वहां पर जानकारी है और उनके जो डेटा है, बहुत सी चीजें हैं वहां रखी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी खुद पहुंच गई वहां पर और सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दे डाली गृह मंत्री अमित शाह को। हाँ बिल्कुल समीर जी, सीधे सीधे चुनौती दे डाली अमित शाह को। और कल फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस से भी बातचीत की और प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, यानी सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर हमला ममता बनर्जी ने बोला। और आज सुबह ही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया अमित शाह के घर और दफ्तर के बाहर समीर जी, और 8 सांसद जो है वो हिरासत में लिए गए हैं जी। ये समझ में ये अभी खबर आ रही है कि 8 सांसद जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। हम इस विजुअल को फुल स्क्रीन इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है, दिखाई पड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। और ये प्रदर्शन आज सुबह ही यहाँ गृह मंत्रालय के बाहर हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर हुआ है डेरेक ओब्रायन। वहाँ कुछ मेरे ख्याल से सांसद हैं वो घायल भी हो गए हैं और वहाँ क्या कुछ हुआ है सुन लेते हैं डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस समय तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं का गुस्सा फूट गया है, दिखाई पड़ रहा है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। सुनते हैं डेरेक ओब्रायन के जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं क्या कह रहे हैं। सारे उदाहरण इस तरीके से हैं और कह रही है महुआ मोइत्रा को भी हिरासत में लिया गया। उसी समय वो मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने बेशर्मी से अपने प्रवर्तन निदेशालय, वसूली निदेशालय को हमारी पार्टी पर लूटपाट करने, राजनीतिक जासूसी करने और हमारे चुनावी डेटा और दस्तावेज चुराने के लिए भेजा। उन्होंने हमें जनप्रतिनिधियों को यहाँ घसीट कर लाया। ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों है? किसी और विपक्षी नेता में वह हिम्मत नहीं है जो दीदी यानी ममता बनर्जी ने कल हमारी पार्टी के दस्तावेज बचाने के लिए किया। बिल्कुल ये सही बात है किस तरीके से वहां जहां छापेमारी हो रही थी वहां पहुंच गई और अपने दस्तावेज वहां से उठा कर ले आई और कहा भी उन्होंने कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से वो पार्टी के दस्तावेजों को एक तरीके से लूटने के लिए आए हुए,
ये सीधे सीधे उनका ये आरोप था। हाँ, बिल्कुल ये सीधा सीधा आरोप था कि ये पार्टी के दस्तावेज जो है लूटने के लिए आए हुए हैं, ये समझा जा सकता है समीर जी, और ये उनका आरोप साफ तौर पे है ममता बनर्जी का, और यही आरोप जो है ये सब लगा रहे हैं, मतलब पूरा विपक्ष जो है जी। वो इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। हालांकि विपक्ष में भी दो तरीके के सुर आने लगे हैं। हाँ। जो वहाँ के कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जी। उनका कहना है कि ये मिली भगत है ममता दीदी और बीजेपी की। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल जी, के। जी। लेकिन बाकी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कह रहा है कि अमित शाह जो है वो इसी तरीके के काम करते हैं, और ये जो है तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो ये इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठते हैं, और यहाँ तक कि ईडी की कार्रवाइयों को लेकर कोर्ट से कितनी बार लताड़ मिल चुकी है, लेकिन अब क्या ये कोई इसकी कार्यशैली में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कह रही हैं शताब्दी राय को सुनते हैं हम लोग, और शताब्दी राय भी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, वो भी वहाँ प्रदर्शन में शामिल थी और उनको भी हिरासत में लिया गया। तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया, और उसके बाद उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वहाँ पर, संसद मार्ग थाना, वहाँ ले जाया गया। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्रालय के बाहर। तो सुन लेते हैं शताब्दी राय को, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, क्या कह रही हैं ईडी पर, और सीधे सीधे पूरा निशाना जो है गृह मंत्री, चूंकि ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि ये सब कुछ उनके निशाने पर हो रहा, उनके कहने पर, उनके इशारे पर हो रहा है, और किस तरीके से वहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है चुनाव से पहले। बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल तो निश्चित तौर पर बनता है कि आखिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर वो पाक साफ घोषित कर दिए जाते हैं। अब पिछले दिनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा भी कि मेरे ऊपर भी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप थे, आज मैं सरकार चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं बीजेपी के साथ हूँ। हाँ, ये कहा उन्होंने। और समीर जी आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, मुकुल रॉय, आपको नाम याद होगा? जी हाँ, बिल्कुल। गिरफ्तारी भी हुई उनकी, है ना? सभी को, हमारे दर्शकों को भी नाम याद होगा, मुकुल रॉय का नाम हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम हो। जी, तो मुकुल रॉय फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। फिर मालूम पड़ा वो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में चले गए। अब वो तृणमूल कांग्रेस में कि बीजेपी में पता ही नहीं चल रहा है। वो पता तब चलेगा जब ईडी की कार्रवाई होगी। जब तक नहीं हो रही है तो ऐसा लगता है कि अभी वो बीजेपी में है। अभी वो बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर भी तमाम आरोप थे जी, अब वो बीजेपी में है। ऐसे तमाम लोग हैं तो जो अब बीजेपी में है लेकिन अच्छे तरीके से सुरक्षित है। तो ये जो है वो समझा जा सकता है। तो जो कहा जाता है कि बीजेपी एक मशीन जो हो गई है, वॉशिंग मशीन जो है, कास्टिक सोडा डालो उसमें, ईडी सीबीआई का, वो सब धुल के साफ हो जाते हैं। तो इसको साबित भी करती है बीजेपी, विपक्ष के। जी बिल्कुल, साबित करती रहती है। बीजेपी साबित करती है, जांच एजेंसियां साबित करती हैं कि वो कैसे सरकार के केवल और केवल सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, अपनी तरफ से वो नहीं कर रही हैं, और सरकार जो कुछ भी कहते वो कर दे रही है, भले ही कोर्ट में जाकर लताड़ सुननी पड़े। किस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में मामले में अमलेंदु जी, कोर्ट ने ये तक कह दिया कि आपको पता ही नहीं है कि क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, आप सीधे उठाकर ले आए मामला और चाहते हैं कि आप सबको गिरफ्तार कर ले, विपक्षी नेताओं को। तो इस तरह हमेशा कई बार ऐसा हुआ है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बावजूद इसके ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम इसी तरीके से कर रही हैं, चाहे जितने आरोप उन पर लगे। अब क्या दबाव है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन जिस तरीके से आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में भी किया है, तो वहाँ कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। उससे पहले बात की मीडिया से कीर्ति आजाद ने, वो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर पोस्टर जो है बांग्ला में है, लेकिन कह रहे हैं कीर्ति आजाद कि किस तरह से बंगाल के लोगों का, बंगाल से जुड़ी महान विभूतियों का लगातार अपमान होता है। बड़ा बारीक तंज किया अमलेंदु जी कीर्ति आजाद ने कि जिनको खेल खिलाड़ियों का और खेल से जुड़े जो क्लब हैं उनका नाम नहीं पता है, उनको खेल मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल समीर जी, और आप जानते हैं कि मोहन बागान जो है वो आज से नहीं, सालों से जी जो है वो मतलब विश्व का सबसे जो प्रतिष्ठित समझे जाते हैं फुटबॉल के टीम जो है, वो मोहन बागान जो है वो खेल का मैदान जो वो है। तो अब आप जो है वो हमारा खेल मंत्री जो वो कहता है मोहन बैगन, तो
आप ऐसे व्यक्तियों को बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो को कई शिक्षा बार नहीं उन्होंने होगा। सुधारने की कोशिश की, लेकिन मोहन बागान एक भी बार नहीं बोल पाए। हाँ, वो नहीं, बड़ा नहीं, वायरल हो गया नहीं, उनका नहीं। वीडियो, असल क्लिप में जो है। असल में उन्होंने मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा नहीं लिया होगा। हाँ मोदी जी की परीक्षा में चर्चा पर हिस्सा लेते तो मोहन बागान बोल पाते, खेल मंत्री। जी। शिक्षा मंत्री शिक्षा नहीं बोल पाते। हम्म। एक मुख्यमंत्री वो शिक्षा कहते हैं, शिक्षा शिक्षक नहीं मिल शिक्षा। पा शिक्षा शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे, तो ये अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं तो इसलिए शिक्षा बोलते हैं। तो ये तो खैर चलिए, बहुत कौन क्या बोलता है उससे अलग मसला है जी। लेकिन जो बंगाल की संस्कृति के साथ अत्याचार बीजेपी कर रही है, हाँ। अब अमित शाह जाकर बंगाल की संस्कृति समझाएंगे, नरेंद्र मोदी जाकर बंगाल की संस्कृति समझाएंगे। अरे भाई पहले गुजरात की संस्कृति कायदे से समझ लो। खुद तो जाकर सावरकर को पूछते हो, गांधी को नहीं पूछते हो, संस्कृति बताओगे जाके बंगाल को बंगालियों की। तो ये तो भाई पहले खुद तो सीख लो गुजरात की संस्कृति क्या है जी। तो उसके बाद दूध जाके बंगालियों को बंगाल की संस्कृति समझाना। तो यही आरोप जो है वो तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत भारी पड़ गया है ऐसा लग रहा है अमलेदु जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां प्रोटेस्ट किया और आज यहाँ पर दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के, ईडी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ। तो ये भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है चुनाव से ठीक पहले। और नई बात तो नहीं रह गई है कि केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण होता है, चुनावी टाइम देखकर होता है, टाइमिंग सारी चीजों की देखकर होती है, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस इसका किस तरह से जवाब दे रही है वो अब भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और इधर बीच तृणमूल कांग्रेस को साथ मिल रहा है दूसरे विपक्षी दलों का। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनका भी यही कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से ये ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को बना ही ऐसा दिया गया है कि अब ये केवल और केवल सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। सुन लेते हैं क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। केवल और केवल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ चुनाव के समय या जब बीजेपी को लगे कि ये जरूरी है तब जाकर ईडी रेड कर देती है। जाहिर सी बात है अमलेदु जी, अगर इसी मामले को देखा जाए तो 2020 का ये मामला है जो आपने बताया भी, और अचानक वहां पहुंच रही है रेड करने के लिए। अभी पिछले कई दौरे गृह मंत्री अमित शाह के हुए हैं, उसके बाद अब ये ईडी वहां पर पहुंच गई है। चुनावी राज्यों में तुरंत ईडी पहुंच जाती है, वहां पर झारखंड में पहुंच गई, बिहार में पहुंचने की जरूरत नहीं महसूस हुई, वहां पर नहीं पहुंचती है। तो ये सारे सवाल तो खड़े होंगे ही उसकी टाइमिंग को देखकर, और जिस तरीके से उसकी कार्यशैली है वह जो सवाल उठा रही है सुप्रिया श्रीनेत कि कन्विक्शन रेट कितना है। और 2014 के बाद जो भी केस दर्ज हुए हैं वो केवल और केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ, और अगर वो विपक्षी नेता बीजेपी में चला गया तो केस खत्म हो जाता है। बिल्कुल केस खत्म हो जाता है समीर जी, और केस खत्म ही नहीं हो जाता है जी। क्लीन चिट मिल जाती है, कभी कभी तो फाइलें ही गायब हो जाती हैं। छगन भुजबल की फाइल मिली ही नहीं, कहाँ चली गई, या सीबीआई फिर वापस ही ले ले। जब लगता है कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे तो फिर वापस ले लेती है। जब मालूम पड़ जाता कहीं नहीं जाएंगे तो वापस ले जाते हैं, वरना फाइलें गायब हो जाती हैं या फिर क्लीन चिट मिल जाती है। इधर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने समीर जी थोड़ी देर पहले एक जारी किया है, एक पोस्टर नुमा, मतलब एक कैरिकेचर या कार्टून कहिए, और वो हम अपनी टीम से कहेंगे वो दिखा सकते हैं कि वो क्या किया, और आप बताइए उस पर लिखा क्या है। जी बिल्कुल, ये उसको तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ये ट्वीट है। उन्होंने एक कार्टून जारी किया है और उसमें अमित शाह ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे बात कर रहे हैं, हेलो ईडी रेड देयर ऑफिसेस इमीडिएटली, यानी तुरंत जो है वहां पर रेड डालिए। और ऊपर की तस्वीर किस तरह से वो घबराए दिख रहे हैं, और वह उसमें जो टेलीविजन है वहां पर वो अभिजीत बनर्जी वाला अभिजीत बनर्जी की जो सभा थी उसका वो है, और ऊपर लिखा है अंग्रेजी में, रोमन लिपि में, जी में कि जब जब अमित शाह को टैग करते हुए कि जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। ये जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, समझिए हम अपनी स्क्रीन पर इसको दिखा भी रहे हैं। अब वो दिख रहा है कि कैसे घबराए हुए हैं, और उसके तुरंत बाद वो फोन करते हैं ईडी को, कहते हैं कि तुरंत रेड डालो। तो और ये चीजें, ये तो एक कार्टून की बात है, लेकिन ये तो हमेशा धरातल पर उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, उसके पहले झारखंड में दिखाई पड़ रहा था, दिल्ली में दिखाई पड़ा था। जिन भी राज्यों में चुनाव होता है और जहां बीजेपी को लगता है कि उसको दिक्कत है, वहां पर किसी तरह का डर है, तो चुनाव आयोग तो अपना काम करता रहता है, लेकिन दूसरी जांच एजेंसियां भी काम पर लगी रहती है। और इसीलिए उसको जो कीर्ति आजाद सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं।
अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है और ये कहा है, वही बात उन्होंने भी दोहराई है कि ये बीजेपी की आदत में है वहां पर ईडी को भेज देना। और ईडी के ऊपर सवाल ये है कि आखिर वो राजनीतिक पार्टी के हिसाब से क्यों काम कर रही है, उसको अपनी संस्था की गरिमा का भी तो ख्याल रहना चाहिए। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता है, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, वो क्या कह रहे हैं। खत्म हो चुकी है, सीधे सीधे कह रहे हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, टाइमिंग का ध्यान रखती है ईडी की कब उसको करना है। निश्चित तौर पर अमलेंदु जी जो पीएमओ के एक अधिकारी के बारे में आ रहा था कि वो तय करते हैं कि जो एक मीडिया है उसको कैसी हेडलाइन देनी है, क्या किस पर उसको डिबेट करानी है, ये सारी चीजें वो तय करते हैं। ऐसा लगता है कि ईडी का भी पूरा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के नेता ही तय करते हैं। विपक्ष की जो कहना है वो यही दिखा रहा है और ईडी की जो कार्यशैली है वो भी यही दिखा रही है। ये तमाम चीजों से ध्यान भी भटकाना है, चुनाव तो है, बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भी भटकाना है, क्योंकि अब कल से लेकर आज तक अब इसी की चर्चा हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रदर्शन होंगे ही, और वहां चाहे कोलकाता में हो रहा हो चाहे दिल्ली में हो रहा हो। लेकिन ईडी ने कल जो छापेमारी की थी बड़ी महत्वपूर्ण तारीख थी। हम लोगों ने कल की ब्रेकिंग में भी इस बात की चर्चा की थी कि कल से ही जो मनरेगा से को खत्म किया गया और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम खत्म किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना 25 फरवरी तक चलने वाले एक आंदोलन की शुरुआत की। ये टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, जिसको ताकि वो चर्चा से गायब रहे या चर्चा में कम आए, दब जाए, उसकी वजह से ये ईडी की छापेमारी हो गई। ये कारण कुछ भी हो, लेकिन ये सारे सवाल उठते हैं उसकी टाइमिंग को लेकर। लेकिन ये राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। हाँ, लेकिन आप समीर जी आप जो कह रहे हैं वो कि इसकी टाइमिंग को लेकर, और क्या है, पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जी, और वो कह रहे हैं कि ये मिली भगत है हाँ, बीजेपी और ममता बनर्जी की जी। मुझे लगता है उनको भी सुन लिया जाए कि उनका ऐसा कहना क्यों है। जी बिल्कुल, शुभांकर सरकार है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उनका तो वो बता रहे हैं कि ये बीजेपी की और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों की मिली भगत है। खैर क्यों कह रहे हैं तो सुनी लेते हैं। है कि यहाँ पर किस तरीके से ये मिली भगत है, सीधे सीधे उनका ये आरोप है। हालांकि वो एक बात सही भी कह रहे हैं, उसके बाद मीडिया में यही चलेगा और यही खबर चल रही है, यानी जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं वो दब जा रहे हैं। और वहाँ पश्चिम बंगाल में भी कि यहाँ पर केवल 2 ही पार्टियां यहाँ लड़ाई में है, ये शुभांकर सरकार कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन बहुत सारे मुद्दों को एक तरीके से उनको दबाने की कोशिश होती है, किस तरीके से, और दब भी जाते हैं, ये भी सही बात है। इंदौर का मामला हो चाहे उत्तराखंड का मामला हो, लेदू जी, सारी चर्चा में वास्तव में अब ये मुद्दा आ गया है। हाँ, ये मुद्दा आ गया और इंदौर पे चर्चा नहीं हो रही, अंकिता भंडारी पे चर्चा नहीं हो रही, ट्रंप गरिया रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, चीन से क्या मामला हो रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही, वेनेजुला पे चर्चा नहीं हो रही, किसी मसले पर चर्चा नहीं हो रही। तो चर्चा सिर्फ जो है केवल इसी पर हो रही है। हम भी मजबूर इस पर चर्चा करने की। जी हाँ, जाहिर सी बात है, बड़ी खबर है तो चर्चा हो रही है। तो ये शुभांकर सरकार जो कह रहे हैं, अब ये मिली भगत हो या ना हो समझी, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ बिल्कुल बिल्कुल। अब आईपैक में कुछ मिले या ना मिले ईडी को, लेकिन 2 दिन के लिए खबरें तो उन्होंने मतलब सेंटर कर दी इस पर, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा दिया है। लेकिन राहुल गांधी लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट, और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकारें काम कर रही हैं। देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। राजस्थान की अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां वहां नियमों को रौंद दिया गया। खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें हो रही हैं। भ्रष्टाचार की सीधी मार है, ये लापरवाही नहीं है। पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं। आखिर में लिख रहे हैं कि मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए।
आम भारतीय के लिए ये भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर जो आपने कहा अमलेंदु जी की हेडलाइंस मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो चर्चा से बाहर हो जाए। इंदौर में कितने लोगों की जान चली गई, और इंदौर मध्य प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कई जगहों से दूषित पानी की खबरें आ रही है। दिल्ली से लगे एनसीआर के कई इलाकों में जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ भी दूषित पानी पिछले कई दिनों से लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के मुद्दे हैं, इनसे लोगों का ध्यान भटका रहे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऊपर किस तरह से आरोप लगे अंकिता भंडारी के मर्डर केस में, लेकिन उनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की। कई अपराधियों को बचाने की कोशिश अगर वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किस तरीके से बिना किसी सबूत के ही वहाँ छापेमारी हो रही है। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं एजेंसियों की, सरकारों की, इन एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है इसीलिए लगभग खत्म हो चुकी है, जो बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये समझा आता है कि ये जब कोई कार्रवाई करेंगी तो बीजेपी के एजेंट के तरीके से काम करेंगी जी। और सुप्रिया श्रीनाथ भी यही कह रही है कि ये बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हाँ, बन गया है ईडी। और ये देखा जाता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं उससे 3 महीना पहले ईडी पहुंच जाती है, शुरू हो जाती है कार्रवाई, और चुनाव खत्म होते ही ईडी फिर भूल जाती है, उस रास्ते जाती नहीं है। तो ये देखने में आ रहा है। इधर समीर जी, ये खबर जो है वो कोर्ट से है, और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको और उनके परिवार को एक बड़ा झटका लगा है जी। जो मामला चल रहा था भ्रष्टाचार का, लैंड फॉर जॉब का, जी हाँ। उसमें जमीन, मतलब जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला है, उसमें अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ जो है वो आरोप तय कर दिए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, उनकी तरफ से बड़ी साजिश रची गई थी। तो ये जो है वहाँ से एक आया है, और राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीसीएक जो है विशाल गोग ने, उन्होंने ये आदेश दिया है। तो ये एक तरीके से है, हालांकि यादव परिवार जो उसने आरोपों का खंडन किया और कहा है कि ये राजनीतिक रूप से लगाए हुए आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। तो ये खबर वहां से थी, तो ये भी हम लोगों ने बता दी सब। ये और एक बहुत बड़ी खबर है अमलेंदु जी, वो रॉयटर्स ने की खबर है, और कांग्रेस पार्टी ने उस पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपमानजनक भाषा, अपमानजनक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका नाम लेकर, उस पर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और इधर चीन के साथ किस तरीके से जो इस समय बातचीत चल रही है उसको लेकर जो खबर आई है बहुत हैरान करने वाली है, और ये दिखा रहा है कि भारत की विदेश नीति आखिर किस तरह से काम कर रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहना है वो बिल्कुल फेल्ड जो विदेश फॉरेन पॉलिसी समय है, पूरी तरीके से वो विफल हो चुकी है। उसका समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहती है, किस दिशा में जा रही है। लेकिन ये जो खबर है बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसको टैग करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने चीन से हिंदुस्तानियों की शहादत का सौदा कर दिया। मोदी सरकार अब चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान बना रही है। आपको याद होगा 5 साल पहले गलवान घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कोई घुसा नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट दी थी। जब इस बात का भारी विरोध हुआ तो मन मारकर चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने पर बैन लगाया गया। अब जब जनता शांत है, सरकार को लग रहा है कि सब भूल चुके हैं, तो चुपके चुपके चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अब इस बैन को हटाया जाएगा। सनद रहे ये वही चीन है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था, जिसकी वजह से हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे नागरिकों की हत्या हुई। अब मोदी सरकार उसी चीन के साथ खड़ी हो गई। चीन को लाल आंख दिखाकर बात करने की डींगे हाँकने वाले मोदी अब चीन के साथ गलबैयां करने को बेताब है। मोदी हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान क्यों कर रहे हैं? मोदी पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन के साथ क्यों खड़े हैं? भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन से मोदी को इतना प्यार क्यों है? तो और वो रॉयटर्स की खबर है, उसको टैग किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन बड़ी
एक हैरान करने वाली ये खबर है कि किस तरीके से गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, हालांकि उसको स्वीकार भी नहीं किया सरकार ने, जो उसको लेकर सरकार ने या मोदी जी ने मोदी स्वीकार जी ने किया। नहीं, हाँ, ना कोई आया ही नहीं। ना कोई घुसा था, ना कोई आया है। 20 सैनिक हमारे हाँ। वहां पर शहीद हो जाते हैं और उनको वो कह रहे हैं कि वहां ना कोई आया ना कोई गया वहां ना से। कोई आया ना कोई गया। ये तो हमारे मोदी जी ने कह दिया। तो हाँ। मोदी जी तो महान हैं, तो मोदी जी ऐसी महानता की बातें कर सकते हैं, उन्होंने महानता की बात कर दी है। तो ये है। लेकिन समिति इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम लोग आते हैं जी। कि अब ईडी ने जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। हाँ। ये ईडी ने अभी किया है, ये अभी खबर आ रही है। और एक कलकत्ता मतलब उच्च उन्होंने न्यायालय- हाँ, वो याचिका दायर की गई है कि कल की जो घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए। हाँ, और जी। दोपहर 2:30 बजे जो है हाँ। जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई भी करेगी। और इसी के साथ साथ जो है तृणमूल कांग्रेस द्वारा आईपैक से जुड़े परिसरों से पार्टी से संबंधित दस्तावेजों की लक्षित जब्ती के खिलाफ दायर की गई इसी तरह की याचिका की भी सुनवाई करेगी। यानी ये सारी सुनवाई अब एक साथ होंगी, ईडी की सुनवाई और ममता बनर्जी की यानी तृणमूल कांग्रेस की सुनवाई जो है ये भी एक साथ होगी। ये अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है इसमें। जी बिल्कुल। और एक कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप और मोदी को लेकर उनकी जो दोस्ती है उसको हाँ। लेकर भी एक एआई जनरेटेड जी, वीडियो पोस्ट किया। ये देख लेते हैं हम लोग कि ट्रंप और मोदी की दास्तान, और ये उसी का ये है कि रिश्ते की सच्चाई बताते हैं। और इसमें किस तरीके से उनके डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या कर रहे हैं। हाँ, अब 500% टैरिफ लगाने वाला बिल लाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। और इधर बीच वो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे हैं कि वो मेरे पास आते हैं और इजाजत मांगते हैं कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। हाँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। और ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है समीर जी। और वो हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो वीडियो भी दिखा सकते हैं कि उस वीडियो में कहा क्या गया है। एआई जनरेटेड वीडियो है हालांकि। जी बिल्कुल, देखते हैं उस वीडियो को जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये ट्वीट, इसमें जो वीडियो लगा है ट्रंप और मोदी की दास्तान की शर्म आनी चाहिए। और जिस तरीके से, लेकिन बहुत एक गंभीर मुद्दा है अमरेंद्र जी की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही। यही झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, सही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मजबूरी है आपकी, क्या करने वहां आप चले गए थे कि आप उससे इजाजत मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इजाजत मांग रहे हैं। और मे आई कम इन सर। हाँ बताइए। मतलब कि स्कूल में बच्चे टीचर से कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं आ सकता हूँ सर, मतलब मैं आपके चरण वंदना कर सकता हूँ सर। अब अगर ट्रंप इतना बोल रहा है समीर जी, तो इसका तो प्रतिवाद प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए। और आपकी अपनी कोई सम्मान हो या नहीं हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री के लिए चाहे वो ट्रंप हो चाहे कोई भी अगर इस तरीके की गलत बयानी कर रहा है तो उसका जवाब निश्चित तौर पर आना चाहिए। मोदी जी खुद बोले, वरना फिर पीएमओ से इसका स्पष्टीकरण दिलवाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। विपक्ष की भी यही मांग। बिल्कुल, ये विपक्ष की यही मांग है। लेकिन यहाँ पर उससे ध्यान भटकाना है उन सारी चीज़ों से, और जांच एजेंसियों का सहारा लेना है जो विपक्ष के नेता तमाम कह रहे हैं। किस तरह से कोलकाता में कल रेड होती है ईडी की, और अब मामला बिल्कुल चला गया है कोलकाता हाई कोर्ट में। वहाँ पर ममता बनर्जी की भूमिका की जांच को सीबीआई जांच से कराने की मांग की है ईडी ने, और ईडी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है ममता बनर्जी ने। लेकिन जांच एजेंसियां हो चाहे चुनाव आयोग हो, इनकी क्रेडिबिलिटी इस समय बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। और चुनाव आयोग के ऊपर भी लगातार ये आरोप लगे ही रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और बीजेपी में भी अब तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में भी चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहा है। बहरहाल बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है ये आरोप लगते हैं, उसके प्रमाण के तौर पर गौरव गोगोई ने एक बड़ा आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी के नेता वोट कटवाने की बात करते हैं और उधर वोट कट जाते हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। आने वाले दिनों में असम में भी विधानसभा चुनाव होने, कई जगहों से शिकायतें इस तरह की आई हैं अमलेंदु जी कि यहाँ बीजेपी के नेता जो है वो कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं दे रहा है उनके वोट कट जाएंगे, और एसआईआर जो हो रहा है उसमें वो दिखाई भी पड़ रहा है। हाँ, वो दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ तो साफ साफ कहना है गौरव गोगोई की अखबार में खबर छपी और जिसमें कहा गया था कि बीजेपी की एक जूम कॉल मीटिंग में जिसमें खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे, वे कह रहे थे कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। वे कौन होते हैं लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने वाले? वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है
केंद्रीय चुनाव आयोग चुप है, हम इस पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन एफआईआर तो आप दर्ज करवा रहे हैं, गिरफ्तारी कौन करेगा, मुकदमा कौन चलाएगा? वहाँ उनको तो प्रूफ कर दिया गया है, सारी चीजों से बुलेट प्रूफ बना दिया गया है, उनको बुलेट प्रूफ बना दिया गया। और अगर कार्रवाई करनी भी है, पुलिस को कार्रवाई करनी, तो पुलिस किसकी है? बीजेपी की पुलिस है। तो कार्रवाई कौन करेगा? एफआईआर से क्या होगा? क्या कराते नहीं है एफआईआर जी। तो लेकिन जब तय कर चुकी है, एक संवैधानिक संस्था ही तय कर चुकी है, इस लोकतंत्र को जमींदोज कर देना है, बुलडोजर चला ही देना है इस लोकतंत्र के ऊपर, तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? जो रोकने वाली संस्थाएं हैं वो खामोश है। भाई जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की उनको रक्षा करनी है, लोकतंत्र सुचारू रूप से चले और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो जी, तो वही संस्थाएं जो है जब लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाने पे आमादा है, तो उसको रोकेगा कौन? बिल्कुल वही कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है चुनाव आयोग, जो आरोप लगा रहे हैं, तो साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इन सारे आरोपों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो इनका संज्ञान ही नहीं लेता है, वो तो अपनी ही बात करता रहता है। और विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाए, विपक्ष के आरोप, विपक्ष की शिकायतें, इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं है, वो लगातार देखने में आया है। और यहाँ तक कि उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर जिस तरीके से ये कहा गया कि यहाँ पर आपके अधिकार नहीं है एसआईआर कराने का, नियम बदलने का, वहाँ एफिडेविट देकर बता रहे हैं कि हमारे पास सारे अधिकार हैं, क्योंकि ये न्यू चुनाव आयोग है। यानी अलग से शायद संविधान में कोई व्यवस्था कर दी गई है कि पहले वाला चुनाव आयोग अलग था, अब ये दूसरा बन गया है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता, कर ही रहे हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है होते हुए सब कुछ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई रोक तो लगी नहीं है। फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा वो अलग की बात है। भाई कम से कम ये तो होना चाहिए था कि इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाती जी, कि पहले इसको रोक लगाई जाती, पहले आपका जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है पहले वो तय हो जाए कि आपको ये करने का अधिकार है कि नहीं है। आप उसे करने दे रहे हैं। मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि चुनाव आयोग को ये सब करने का अधिकार नहीं है, तो बिहार में जो चुनाव हो चुका है इस एसआईआर की वोटर लिस्ट पे, फिर बिहार के चुनाव का क्या किया जाएगा? क्या रद्द कर दिया जाएगा? वही तो उठेगा ना, सवाल उठेगा ही। सवाल तो है ही कि आखिर आपने पूरा एक मौका दे दिया कि वो कुछ भी करता रहे और चुनाव आयोग करता रहा। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुनवाई तारीख पर तारीख उसकी लगती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे ही और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, देखते हैं आखिर में होता क्या है। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में सड़कों पर उतर गई है, कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दिल्ली विधानसभा में भी हंगामा चल रहा है। अमरेंद्र जी, वहां आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। और कल तो दिलचस्प वाकया हुआ, वहां बीजेपी के ही विधायक वॉकआउट कर रहे थे। हाँ, बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर रहे थे और विपक्ष के विधायक बैठे वो विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब ये जो है मतलब 70 साल में पहली बार होता है ना मोदी जी के यहाँ, तो 70 साल में पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो वॉकआउट कर रहा है विधानसभा से जी। तो 70 सालों में बड़े कीर्तिमान बन रहे थे, कीर्तिमान ये भी बनाया है बीजेपी ने 70 सालों में पहली बार कि सत्ता पक्ष जो है वो वॉकआउट कर रहा है। लेकिन आज जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। और आपके विधायक है संजीव झा, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, दूषित पानी, यमुना प्रदूषण, इन समस्याओं से बचने के लिए बीजेपी ने एक फर्जी वीडियो बनाया है और उसमें गुरु साहब का नाम घसीटा है ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो सके। तो ये इसको लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक जो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जी। तो हम सुनते हैं संजीव झा क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और संजीव झा को सुनेंगे, या ये प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे, वो आम आदमी पार्टी में भी मंत्री रहे, उनके एक वीडियो को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन कपिल मिश्रा वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। बहुत सारे आरोप लगाए थे और एक सीडी भी वहां जमा की थी जी हाँ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। और इतने गंभीर और छिछोरे आरोप थे समीर जी कि इस तरीके के आरोप तो कोई राजनीतिक विरोधी लगा ही नहीं सकता, बिलो द बेल्ट जिस तरीके के आरोप लगाए थे जी। और आज तक उस पर माफी भी नहीं मांगी है कपिल मिश्रा ने, आज तक उस पर माफी नहीं मांगी है। तो ये तो फिर जो है या तो माफी मांगे, कपिल मिश्रा ये नहीं मानते तो अभी तक वो है विधानसभा में, रिकॉर्ड में है, मतलब आप उसे रिकॉर्ड से हटा नहीं सकते जी। तो ये जो दाखिल था इसी को लेकर तो उन्होंने ही एक जो है ये आरोप है संजीव झा का कि उन्होंने ही एक फर्जी वीडियो जो है गलत ट्रांसक्रिप्शन के साथ पोस्ट किया
और उसकी वजह से बवाल जो मचा हुआ है। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज दिल्ली में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, तो हाँ, दिल्ली विधानसभा के भवन के बाहर प्रदर्शन किया और इधर संसद परिसर के आसपास यानी जो गृह मंत्रालय पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन चल रहा है। और इस बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है और कहा है कि ममता बनर्जी ने ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को काम नहीं करने दिया और उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। लेकिन ममता बनर्जी भी पूछ रही हैं कि आखिर ईडी काम कौन सा कर रही थी, पहले तो ये साबित हो जाए कि वो काम क्या करने आई थी, जो उसके दायित्व है उसको निभा रही है, जांच कर रही है, या विपक्षी पार्टियों के दस्तावेज इकट्ठा करने आई है जिसको ले जाकर वो बाद में बीजेपी को दे दे। हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी को बाद में दे दे, ये आरोप है उनका। और ये इसका ये समझा जा सकता है कि जो आरोप है उनके वो आरोप क्या हैं। और इस बीच समीर जी, जो हम लोगों ने चीन की बात की थी कि कांग्रेस ने चीन को लेकर मतलब मोदी सरकार को घेरा है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले किया है। वो भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या ट्वीट है वो, और उन्होंने जो लिखा है वो आप जब बता दीजिए क्या लिखा है। जी बिल्कुल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। दो ताज़ा उदाहरण, 5 साल से लगा चीनी कंपनियों पर बैन हटाया जा रहा है। गलवान में भारतीय वीर सैनिकों ने जो आहुति दी, उनके बलिदान का अपमान तो मोदी जी चीन को क्लीन चिट थमाकर किया था। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाकर वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लाल आंख में चीनी लाल रंग कितना गहरा है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना भारत द्वारा रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं, पर मोदी जी चुप हैं, अपनी नजरें चुरा रहे हैं। सर वाली बात सरेंडर ज्यादा दिखती है। हमारे लिए विदेश नीति मतलब राष्ट्रहित सर्वोपरि होना जरूरी है, पर मोदी सरकार ने हमारी नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार की विदेश नीति एक वाइल्ड पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलती है और इसका नुकसान भारत की जनता को हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इससे भी ज्यादा जो देश की संप्रभुता पर आघात हो रहा है, वो सबसे गंभीर बात है कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भारत की नीतियां, खास तौर से उसकी विदेश नीति, रक्षा नीति, वो अमेरिका तय कर रहा है। उनकी बातों से हमेशा ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी बातों से लग रहा है। और ये कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। हाँ। भी कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि भाई क्या हमारी विदेश नीति अमेरिका तय करेगा, डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। और लग यही रहा है कि हमारी विदेश नीति वही तय कर रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से पोलैंड के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के सामने कहा जी कि साहब वो भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ये अच्छी बात है, इसी करके कांग्रेस ने वो वीडियो जारी किया था कल, हम लोग उसको, और जयशंकर उसका प्रतिवाद नहीं कर पाया, प्रतिवाद उसका नहीं किया। अभी तक उस पर कोई स्पष्टीकरण भी किसी तरीके का नहीं आया, बल्कि जो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ से आया है कि साहब हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं जी। तो ये यानी जो ट्रंप कह रहे हैं और जो पोलैंड के विदेश मंत्री कह रहे हैं उस पर मोहर लगती हुई एक तरीके से दिखाई पड़ रही है। तो ये जो विपक्ष के आरोप है, खासतौर से कांग्रेस के आरोप है कि भारत की विदेश नीति अब डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार इसको सच साबित कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तो यहाँ विदेश से लेकर घरेलू मोर्चों पर घिरी हुई सरकार और कई राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य है तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। और उधर ईडी की छापेमारी हो रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ।